हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। दोस्तों, हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ना स्टार्ट किए थे और फोटोसिंथेसिस में हम लोग फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये सब पढ़ लिए हैं। फोटोसिंथेसिस के 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरीके से होता है। अभी तक हम लोग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इन सब के बारे में देख रहे थे। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता कैसे है, इसका प्रोसेस कैसा होता है। अब तक हमने क्या समझा था, कोई भी ग्रीन प्लांट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में शुगर का निर्माण करते हैं, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज होते हैं। ठीक है, ये हमने समझा है। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो ग्रीन प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट सनलाइट का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके या वाटर का यूज करके किस तरीके से भोजन बनाते हैं, ये प्रोसेस हम समझने वाले हैं। आज से हम लोग इसका प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो इसके प्रोसेस में हमें क्या-क्या पढ़ने हैं? इसके प्रोसेस में हमें लाइट रिएक्शन पढ़ने हैं और डार्क रिएक्शन पढ़ने हैं। 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस में। जो पौधे भोजन बनाते हैं, उस भोजन बनाने के प्रक्रिया में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। तो इसके प्रोसेस को हम लोग 2 भागों में बाँट सकते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में भी दोस्तों 2 रिएक्शन होते हैं। एक होता है साइक्लिक रिएक्शन, दूसरा नॉन साइक्लिक। उसी प्रकार से ये जब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, तब इनमें से एसिमिलेटरी पावर बनता है। उस एसिमिलेटरी पावर का उपयोग करके डार्क रिएक्शन चलता है। मतलब पहले लाइट रिएक्शन चलेगा, फिर डार्क रिएक्शन चलेगा। जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, डार्क रिएक्शन चलना शुरू होता है, तो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा जाता है। लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बनाए थे, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाते हैं। तो जो ग्लूकोज बनाते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस किया जाता है, C3 साइकिल चलाया जाता है, C4 साइकिल भी चलता है, कैम साइकिल है और C2 साइकिल है। तो यहाँ जो C3 साइकिल है, वो एक बेसिक साइकिल है जो सभी प्लांट में पाया जाता है। लेकिन कुछ प्लांट अपने आप में मॉडिफिकेशन किए, अपने आप को एडवांस बनाए और उनमें इवॉल्व हुआ C4 साइकिल और कैम साइकिल। तो कुछ प्लांट में C4 साइकिल और कैम साइकिल भी चलते हैं, जिनको हम लोग C4 प्लांट या कैम प्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा C2 साइकिल क्या होता है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कार्बन लॉस हो जाता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह में O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो वहां पे C2 साइकिल चल जाता है। सभी साइकिल को हम लोग डिटेल से समझेंगे, सारे रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, अलग-अलग पार्ट्स में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइट रिएक्शन को डिटेल से समझने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे थ्योरी नहीं रटाऊंगा, समझाऊंगा, वो भी डायग्राम के थ्रू। ठीक है, और मुझे विश्वास है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों तक नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का एक ऐसा रिएक्शन जिसमें डायरेक्ट सनलाइट का यूज होता है, उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का एक ऐसा रिएक्शन जहां डायरेक्ट सनलाइट का यूज होता है, जैसे हमने 2 देखा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट पड़ते रहना जरूरी नहीं है, दिन का समय होना जरूरी नहीं है, रात में भी हो सकता है। पर लाइट रिएक्शन में सनलाइट पड़ते रहना जरूरी है। जब सनलाइट पड़ेगा प्लांट के ऊपर, तभी लाइट रिएक्शन चलेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इसका डेफिनेशन यही याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस का एक ऐसा रिएक्शन जिसमें डायरेक्ट सनलाइट का यूज होता है, उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग क्लोरोप्लास्ट वाला वीडियो देखे हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर वाला, तो आप लोगों को पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक विशेष स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनम, जो इस तरीके से दिखाई देता है। ग्रेनम जो बना होता है वो आपस में थाइलेकोइड के मिलने से बना होता है। हम इस एक स्ट्रक्चर को थाइलेकोइड बोलते हैं। तो जो थाइलेकोइड के आपस में दबे हुए मेम्ब्रेन है, उनको हम लोग बोलते हैं एप्रेस्ड मेम्ब्रेन।
और जो दबे हुए मेम्ब्रेन नहीं है, ये फ्री वाले मेम्ब्रेन हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। ये आप लोगों को पता होगा। इसको मैंने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर वाले वीडियो में अच्छे तरीके से बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, चैनल में अपलोडेड है। ये जो एप्रेस्ड मेम्ब्रेन है, इन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 2 पाया जाता है और नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 1 पाया जाता है। दोस्तों, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में केवल फोटोसिस्टम 2 नहीं बल्कि फोटोसिस्टम 1 भी पाए जाते हैं, पर कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है? इतनी बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन 2 टाइप से होता है। एक होता है नॉन साइक्लिक रिएक्शन, जिसको हम लोग जेड स्किम भी कहते हैं। दूसरा है साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन समझते हैं। नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या है और साइक्लिक रिएक्शन क्या है? साइक्लिक रिएक्शन जो है, साइकिल का मतलब आप समझ सकते हैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे वापस आएगा, एक साइकिल बनाएगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक रिएक्शन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और इलेक्ट्रॉन यहां वापस ना आके कहीं और चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन साइक्लिक रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस घूम के आ जाता तो उसको साइक्लिक बोलते, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन। ठीक है? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक किसे कहते हैं ये पता चला। अब हम लोग इनके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नॉन साइक्लिक रिएक्शन, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है, वहां फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, यानी फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होगा और फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होगा। जबकि साइक्लिक रिएक्शन में फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है साइक्लिक रिएक्शन में। नॉन साइक्लिक रिएक्शन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में चलता है, जबकि साइक्लिक रिएक्शन नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में चलता है। क्योंकि नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में पाया जाता है फोटोसिस्टम 1 और एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में पाया जाता है फोटोसिस्टम 2, साथ में फोटोसिस्टम 1 भी पाए जाते हैं। ठीक है? नॉन साइक्लिक रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है पर साइकिल। यानी कि जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है उसमें जैसे सनलाइट पड़ता है फोटोसिस्टम 2 में, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलते हैं, फिर वो चले जाते हैं फोटोसिस्टम 1 के पास, फिर यहाँ से आगे जाके एसिमुलेटरी पावर बना लेते हैं। इस दौरान पर साइकिल 4 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लेकिन साइक्लिक रिएक्शन में पर साइकिल 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। साइक्लिक रिएक्शन जो है, यहाँ पे जैसे सनलाइट पड़ेगा फोटोसिस्टम 1 में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वापस इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ जाते हैं। तो इस दौरान 2 इलेक्ट्रॉन पर साइकिल में फ्लो होते हैं। साइक्लिक रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। साइक्लिक रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे, अंत में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2 एटीपी बनेंगे। जबकि नॉन साइक्लिक रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वहां पे 3 एटीपी बनेंगे, साथ में 2 NADPH बनेंगे, यानी NADPH2 भी कह सकते हैं आप, NADPH+ H+ भी कह सकते हैं इसी को। तो 2 NADPH बनेंगे, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ठीक है? तो इसी NADPH को फ्रेंड हम लोग एसिमुलेटरी पावर कहते हैं। इतना याद रखिएगा। ये जनरल बातें आप लोगों को याद रखने हैं, ये लाइट रिएक्शन के बारे में कुछ बातें हैं। ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं साइक्लिक रिएक्शन में। पहले हम लोग साइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग साइक्लिक रिएक्शन को समझते हैं। आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये है फोटो सिस्टम 1 जो 700 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कितने वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? 700 नैनोमीटर वाले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है? जैसे ही सनलाइट पड़ती है 700 नैनोमीटर का, किस पर? फोटो सिस्टम 1 पर। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाते हैं। अब फोटो सिस्टम 1 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकलते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एक्स। एक्स जो है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। एक्स के जगह पर आप लोग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है? तो सनलाइट पड़ी, सनलाइट पड़ने पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकले, उन दोनों को एक्सेप्ट करता है एक्स, यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब 2 इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्स एक्सेप्ट किया है और ये उन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास तब तक रखेगा जितनी इसकी रेडॉक्स पोटेंशियल है। रेडॉक्स पोटेंशियल कहने का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का वह क्षमता जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सके, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास जितनी देर रख सकता है, जितनी इसकी क्षमता है इलेक्ट्रॉन को रखने की, उसी को उसका रेडॉक्स पोटेंशियल कहेंगे। तो ये अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं FRS।
FRS इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। जब FRS इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये भी अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को अपने पास होल्ड करके रखेंगे, फिर ये भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है FD, फेरोडॉक्सिन, ठीक है? FD का मतलब है फेरोडॉक्सिन। FD इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से अपने पास रखेगा, फिर FD भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। जब FD इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ पे केमियोस्मोसिस का प्रोसेस किया जाता है और एडीपी और आईपी, एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और आईपी यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपस में मिला करके एटीपी बना दिया जाता है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ पे एटीपी बना लिया गया, तो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज किया। अब इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करा, उसके बाद में इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, ठीक है? कौन एक्सेप्ट करेगा? साइटोक्रोम B6। ये भी अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को रखेगा अपने पास। उसके बाद में ये भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से निकल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F एक्सेप्ट करता है। जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का उपयोग करके एक एडीपी और आईपी को आपस में मिला करके एक एटीपी बना दिया जाता है। तो यहाँ पे एक एटीपी बना था, यहाँ पे एक और एटीपी बन जाता है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन को अभी कौन एक्सेप्ट कर लिया है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स भी अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को रखता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को ये भी छोड़ देगा। जब इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है पीसी, पीसी मतलब प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फिर जब इसके रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रखकर ये छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तब इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाता है इस रिएक्शन सेंटर में। यानी कि यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस से यहीं पे घूम के आ गए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर चलना शुरू हुआ और यहीं वापस आ गया। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक रिएक्शन। दोस्तों, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन मैं बता रहा था, तब मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। जो रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग टर्म यूज किए थे, उस टर्म की पुष्टि यहाँ से मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से एक्साइटेड होकर निकलते हैं, इनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो छोड़ते हैं तो एफआरएस एक्सेप्ट करता है, एफआरएस छोड़ता है तो एफडी एक्सेप्ट करता है, एफडी छोड़ता है तो साइटोक्रोम B6 एक्सेप्ट करता है। ऐसा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एफडी इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होना। और B6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन होना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी प्रोसेस हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। उसी प्रकार एफआरएस छोड़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ और एफडी लिया तो रिडक्शन हुआ। उसी प्रकार प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ और एफआरएस इलेक्ट्रॉन लिया तो रिडक्शन हुआ। सारे जगह में एफआरएस से एफडी के बीच, एफडी से साइटोक्रोम B6 के बीच, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम B6F के बीच, साइटोक्रोम B6F से पीसी के बीच, सारे जगह पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमने कहा था फोटोसिंथेसिस एक तरीके का रेडॉक्स रिएक्शन है, इसीलिए हमने रेडॉक्स रिएक्शन कहा फोटोसिंथेसिस को। आई होप आप लोगों को यहाँ से वो टर्म क्लियर हुआ होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन, या जिसको हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम। नॉन साइक्लिक रिएक्शन या जेड स्कीम। दोस्तों, हमने लाइट रिएक्शन में साइक्लिक रिएक्शन को देख लिया, अब हम लोग देखेंगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन को। तो चलिए डायग्राम से देखते हैं, इसको भी बड़े अच्छे से समझेंगे कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या होता है। ये रहा डायग्राम आप लोगों के सामने। सबसे पहले मैं इसके नाम को क्लियर कर देता हूं कि इसको नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं या जेड स्कीम क्यों कहते हैं। आप देखिए, जैसे ही सनलाइट यहाँ पड़ती है फोटो सिस्टम 2 में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के बाद में विभिन्न मॉलिक्यूल से होते हुए फोटो सिस्टम 1 तक पहुंचता है। फिर फोटो सिस्टम 1 से यहाँ पे एसिमिलिट्री पावर बना लिया जाता है। तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन वापस से फोटो सिस्टम 2 में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक। अगर वापस आ जाता है इलेक्ट्रॉन घूम के फोटो सिस्टम 2 के पास, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो साइक्लिक कहते। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग नॉन साइक्लिक कहते हैं। ये नाम क्लियर हुआ। अब देखिए जेड स्कीम हम इसको क्यों कहते हैं।
अगर आप लोग इस साइकिल को देख रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से है। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकला और फोटो सिस्टम 1 तक गया। फिर फोटो सिस्टम 1 से एसिमिलेटरी पावर बना लिया। अगर इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग 90 डिग्री रोटेट करें, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग जेड बोलते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग जेड स्कीम कहते हैं। आई होप आप लोगों को दोनों नाम क्लियर हुए होंगे। तो चलिए समझते हैं कि जेड स्कीम रिएक्शन किस तरीके से होता है। दोस्तों, जैसे ही सनलाइट पड़ता है, डे टाइम होता है और सनलाइट पड़ता है पत्ती पर, और पत्तियों में भी फोटो सिस्टम 2 पर जब सनलाइट पड़ेगा, तो फोटो सिस्टम 2 से 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते थे, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकलते, पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर उसके पीछे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मतलब 2-2 के पेयर में निकलते हैं, एक साथ 4 नहीं निकलेंगे, ठीक है? पर एक साइकिल में 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। सनलाइट पड़ा, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहां से। अब इन चारों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है क्यू। यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है क्यू। एक्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, या सीधे लिख देना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो चारों इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। और ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यू है, ये अपने पास अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को रखता है। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, मैंने बताया था। कोई भी मॉलिक्यूल अपने पास जितनी देर रख सकता है इलेक्ट्रॉन को, उस क्षमता को रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है? तो ये अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार इलेक्ट्रॉन को रखता है अपने पास, फिर 2-2 इलेक्ट्रॉन करके ये रिलीज कर देता है। जब चारों इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन ही एक साथ होंगे ना, पहले 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा-सा आगे, 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, ठीक है? एक साथ चारों नहीं चलते हैं, इस बात को याद रखिएगा, हर जगह ऐसा होगा। तो जैसे ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है साइटोक्रोम B559। अब साइटोक्रोम B559 अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से रखता है इलेक्ट्रॉन को अपने पास, फिर ये भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है PQ, प्लास्टोक्यूनोन। इसका नाम है प्लास्टोक्यूनोन। तो प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। प्लास्टोक्यूनोन जब अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को रखेगा, फिर छोड़ देगा, तो प्लास्टोक्यूनोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, क्यूनोन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। और इस दौरान, इस बीच में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके एडीपी और आईपी को मिला करके एटीपी बना दिया जाता है। और यहाँ पे 2 एडीपी 2 आईपी को मिलाएंगे और 2 एटीपी बनाएंगे, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन एक एक बार में आते हैं ना। अब साइटोक्रोम B6 जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो उसको एक्सेप्ट करता है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये भी अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा। फिर ये जो प्लास्टोसाइनिन है, जो साइक्लिक रिएक्शन में क्या करता था, वापस से इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन सेंटर को देता था। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लास्टोसाइनिन है, ये इलेक्ट्रॉन को वापस फोटो सिस्टम 2 को ना देकर ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है फोटो सिस्टम 1 के पास। अब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को दे देता है, और फोटो सिस्टम 1 में ऑलरेडी खाली था इलेक्ट्रॉन, ठीक है? हमने देखा था साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक रिएक्शन में हम लोग क्या देखे थे, जब लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 1 के ऊपर, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन वापस से बाद में आ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन अभी बाहर निकलेंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल चुके हैं, ठीक है? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का गैप बना है, वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से भर दिए जाएंगे। फिर यहाँ लाइट पड़ते ही रहेगी, तो यहाँ से फिर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फिर से 2 इलेक्ट्रॉन का गैप इधर से भर दिया जाएगा। इस प्रकार फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उस इलेक्ट्रॉन के गैप को फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन द्वारा भर दिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, फोटो सिस्टम 2 के पास भी तो इलेक्ट्रॉन का गैप बनेगा। यस, बनता है। वो कैसे भरता है, अभी मैं बताऊंगा। पर उससे पहले हम लोग साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। इनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्स एब्जॉर्ब किया। ये अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से रखने के बाद में एफआरएस को दिया। एफआरएस एफडी को देता है और एफडी आर को देता है, ठीक है? अब चारों इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्ट कर चुका है। जो आर है, आर भी अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को ये भी छोड़ देगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को आर छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नजर टिकाए बैठा होता है यहाँ पे कौन? NADP प्लस।
कौन? NADP+ और NADP+ के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, NADP+ का 1 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। फिर और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दूसरा मॉलिक्यूल भी दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होते हैं NADP+ के, जो इन चारों इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल NADPH2 का बन जाता है। इसी को हम लोग NADPH+H+ भी कह सकते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल NADPH2 के बन गए और इसी NADPH2 को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं? एसिमिलेटरी पावर। लेकिन यहाँ पे केवल NADP को इलेक्ट्रॉन दे देने से NADPH2 नहीं बनता है, क्योंकि NADP को इलेक्ट्रॉन दे देने से NADPH2 कैसे बन जाएगा? हाइड्रोजन भी तो देना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ से आता है ये समझिए। हमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके निकले, जैसे सनलाइट पड़ा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके निकले। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गैप बनता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गैप बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ आ जाते, लेकिन इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ क्यों नहीं आते हैं जबकि साइक्लिक रिएक्शन में आते थे? तो इसका आंसर है, यहाँ पे फोटो सिस्टम के पास एक वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, यानी कि वाटर को तोड़ने वाला एंजाइम पाया जाता है, वाटर लाइसिस का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे 2H2 2 मॉलिक्यूल वाटर को लिया जाता है और 2 मॉलिक्यूल वाटर को तोड़ करके 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और ऑक्सीजन बना दिया जाता है। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इन इलेक्ट्रॉन के जगह में जो वाटर को तोड़ने पर इलेक्ट्रॉन बने हैं, इसको फिल कर दिया जाता है। इसलिए फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन का गैप नहीं बनता है और इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 की ओर आगे बढ़ता है और फोटो सिस्टम 1 से आगे जाकर यहाँ पे NADP को दे दिया जाता है। अगर यहाँ पे वाटर को तोड़ के इलेक्ट्रॉन नहीं लिया जाता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गैप बनता और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता वो वापस यहाँ आ जाता। लेकिन वापस इसीलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पर वाटर को तोड़कर इलेक्ट्रॉन बनाया गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ गैप फिलिंग किया जाता है। अब वाटर को तोड़ने पर इलेक्ट्रॉन बना था, उसको तो गैप फिलिंग में हम लोग यूज किए, लेकिन वाटर को तोड़ने पर हाइड्रोजन भी रिलीज हुए थे, साथ में ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है, ये तो एटमॉस्फेयर में प्लांट रिलीज कर देता है और उसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। मतलब आप लोग समझिए कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वो ऑक्सीजन वाटर से आता है। जो प्लांट वाटर का यूज करते हैं, उसी वाटर का ऑक्सीजन होता है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनते हैं, वो CO2 के ऑक्सीजन होते हैं या वाटर के? तो आप लोग बोलिएगा वाटर के। और ये कब बनते हैं? तो ये लाइट रिएक्शन में बनते हैं। लाइट रिएक्शन में भी कब? जेड स्किम रिएक्शन में, नॉन साइक्लिक रिएक्शन में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे वाटर को तोड़ने पर, उस हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर लेता है ये NADP। ठीक है, और ये जो NADP+ है, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और इधर से उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों मिल जाने पर NADP+ जो है वो बन जाता है NADPH2 और इसी को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। इस तरीके से लाइट रिएक्शन में हम लोग एसिमिलेटरी पावर का निर्माण करते हैं और इसी एसिमिलेटरी पावर का यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में और ग्लूकोज बनाया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आया या नहीं आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, या वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है ये जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और अपने जैसे और स्टूडेंट के पास वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।